नमस्ते दोस्तों। जीसेट पीवाईक्यू सीरीज में आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस दिसंबर 2024 में पूछे गए थे। लेट्स बिगिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक रिसर्च? इनमें से बेसिक रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? ओके, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। बेसिक रिसर्च को हम फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च भी कहते हैं। इस टाइप के रिसर्च में मेन फोकस होता है कोई भी चीज़ की इन डेप्थ स्टडी करना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना। इसका फोकस कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाना नहीं होता। ऑप्शंस देखते हैं। द फर्स्ट वन इज नॉलेज फाइंडिंग्स आर रेप्लिकेबल। तो बेसिक रिसर्च से हमने जो नॉलेज फाइंड की वो रेप्लिकेबल है। यस, कोई भी साइंटिस्ट वैसी ही कंडीशंस फॉलो करके अगर रिसर्च करते हैं तो सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। यही तो वैलिडिटी प्रूव करता है हमारे रिसर्च की, राइट? सो ए इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक रिसर्च। नंबर टू, जनरलाइजेशन ऑफ नॉलेज क्लेम्स। तो बेसिक रिसर्च से जो नॉलेज क्लेम किया गया है वो जनरल है, नॉट स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बेसिक रिसर्च से ये कहा गया है कि रिपीटेड रिविजन से लॉन्ग टर्म रिटेंशन इम्प्रूव होता है, इंक्रीज होता है, तो ये नॉलेज जनरल है। ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी। ओके, कोई पर्टिकुलर क्लास को ये अप्लाई नहीं करती सिर्फ। तो दैट इज जनरलाइजेशन ऑफ नॉलेज और ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है बेसिक रिसर्च की। थर्ड वन, कंसेप्ट एंड प्रोसीजर ऑफ नॉलेज क्रिएशन आर पब्लिकली एक्सेसिबल। जो मेथड्स और टेक्निक यूज़ की है उस नॉलेज को क्रिएट करने के लिए, उस नॉलेज तक पहुंचने के लिए, वो पब्लिकली एक्सेसिबल होगी, तभी तो उसे रेप्लिकेट करके उसकी वैलिडिटी हम कंसिडर कर सकते हैं। सो सी इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक रिसर्च। Coming to option D, research knowledge is human centric. This is not a characteristic of basic research. Why? क्योंकि हम बेसिक रिसर्च सिर्फ ह्यूमन बींग्स पर नहीं करते। वी स्टडी अबाउट गैलेक्सीज, वी स्टडी अबाउट लॉज ऑफ नेचर। हम समझते हैं इंसेक्ट्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, राइट? तो बेसिक रिसर्च हर एक चीज पे हो सकती है। सो ऑप्शन डी इज अवर आंसर हियर। Which one of the following is not a tool for quantitative data analysis in educational research? Educational research में quantitative data analysis का कौन सा tool नहीं है? Not a tool. Quantitative data means numerical data. Okay. तो MS Word, MS Excel, SPSS, MATLAB. Our answer is option A, MS Word। क्योंकि MS Word हम जनरली रिपोर्ट राइटिंग के लिए, रिसर्च राइटिंग के लिए और फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। MS Excel में हम एवरेजेस फाइंड कर सकते हैं और चार्ट्स बना सकते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। SPSS स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। कई सारे एजुकेशनल रिसर्चर्स और बाकी रिसर्चर्स इसे यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए। लास्ट वन इज मैथलैब। ये एक्चुअली मैटलैब होना चाहिए, मैट्रिक्स लेबोरेटरी, जो कई सारे टूल्स प्रोवाइड करती है क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए। सो अवर आंसर हियर वुड बी ऑप्शन ए, MS Word। A researcher intends to explore the results of possible factors for the organization of girl student support system development in the college campus. Which research method will be most appropriate for the study? काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, कभी कभी ये कंफ्यूज कर देता है हमें, बट वी विल कंसिडर द कीवर्ड्स हियर। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, फिलोसॉफिकल मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो यहाँ पे कीवर्ड हमें दिखता है एक्सप्लोर द रिजल्ट्स ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स। रिसर्चर एक्सप्लोर करना चाहता है कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं ये पर्टिकुलर सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? सर्वे करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ लेने पड़ेंगे, उनके ओपिनियंस पूछने होंगे। तो ये सब किस में आता है? सर्वे मेथड में। सो आवर आंसर वुड बी ऑप्शन ए, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। जब हम ओपिनियंस लेते हैं, नीड्स पूछते हैं, एटीट्यूड कैसा है स्टूडेंट्स का इस चीज़ को लेकर, तो वो सब सर्वे मेथड में आता है। लेट्स सी दी अदर ऑप्शंस एज वेल। तो हिस्टोरिकल मेथड कब होगी? जब हम पास्ट इवेंट्स को स्टडी कर रहे हैं, पास्ट रिकॉर्ड्स को हम रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज हिस्टोरिकल मेथड। फिलोसॉफिकल मेथड में वी स्टडी अबाउट आइडियल्स, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड
में हम ट्राई एंड टेस्ट करते हैं, अच्छा ये करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, ये नहीं करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। तो कॉज एंड इफेक्ट वाली टेस्टिंग वाली मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ मीनिंग डिकोड करना थोड़ा मुश्किल है, ट्राई कीजिए कि वहाँ पर आप कीवर्ड्स को सर्च करें और उससे आपको आपका आंसर मिल सकता है। What percentage of observations are broadly covered in plus minus 2 standard deviation of a normal probability distribution? एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में -2 स्टैंडर्ड डिविएशन से लेकर +2 स्टैंडर्ड डिविएशन में कितना परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस कवर होते हैं। लेट्स सी, 0 से -1 में 34.13%, -1 से -2 एसडी में 13.59%, 0 से +1 में 34.13% और 1 से 2 में 13.59%। सो टोटल हो गया 95.44%। दैट्स ऑप्शन डी। एनपीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एवरी ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस पर हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल स्टडी ज़रूर करेंगे। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग? इनमें से नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग का एग्जाम्पल कौन सा है या टाइप कौन सा है? कोटा सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कोटा सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्चर को डेटा कलेक्ट करना है और जो पॉपुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा है, लेट्स से 1000। तो हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट से जाके सर्वे करना इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो रिसर्चर एक सैम्पल सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से 100 स्टूडेंट्स का, तो वो उनका सैम्पल हो गया। अब वो सैम्पलिंग दो तरीके से कर सकते हैं, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। अगर रिसर्चर उन 1000 स्टूडेंट्स को लिस्ट कर देते हैं कंप्यूटर में और उसमें से रैंडमली 100 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करते हैं, तो दैट इज प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग, क्योंकि एवरी स्टूडेंट हैड द इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। तो ये प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग है। प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। अब बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग की। जब रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, दैट इज नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। इसमें हर एक इंडिविजुअल को इक्वल चांस नहीं होता ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, ये रिसर्चर के कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट होते हैं। नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। क्योंकि हमें यहाँ पर कोटा सैम्पलिंग के बारे में पूछा गया है, तो उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग में कोटा सैम्पलिंग मतलब एक फिक्स्ड नंबर हमें पहले से ही डिसाइड कर लेना है। कोटा मतलब फिक्स्ड नंबर। एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक स्कूल में स्टूडेंट्स से ये पूछना है, रिसर्चर को ये पूछना है कि ऑनलाइन टीचिंग के बारे में, ऑनलाइन लर्निंग के बारे में स्टूडेंट के क्या व्यूज़ हैं। तो इसमें रिसर्चर डिसाइड करते हैं, ओके मैं 6 बॉयज़ का और 6 गर्ल्स का डेटा कलेक्ट करूँगा। तो ये जो नंबर उन्होंने डिसाइड किया, दैट इज़ कोटा। अब क्या करेंगे, रिसर्चर को पहले जो भी 6 बॉय स्टूडेंट्स मिल गए कैंपस में, जो भी पहले दिख गए, उन्होंने उनसे सर्वे कर लिया। जब तक कि 6 बॉयज़ से सर्वे नहीं कर लिया, तब तक उन्होंने बॉय स्टूडेंट्स को फाइंड किया और सर्वे किया। तो जब तक कोटा फिल नहीं हुआ, तब तक उन्होंने बॉय स्टूडेंट्स का सर्वे कर लिया। अब सिमिलरली वो गर्ल स्टूडेंट्स को फाइंड करेंगे, जो पहले गर्ल स्टूडेंट्स उन्हें दिख गए, उनका सर्वे कर लिया, अंटिल 6 गर्ल स्टूडेंट्स आर फाउंड। तो कोटा का जो नंबर है, जब तक वो फिल नहीं हो जाता, तब तक रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट करके सर्वे कर लेते हैं, दैट इज quota sampling. I hope this was clear. For more such useful videos, like, share and subscribe to Joy of Learning with Kashish. कोई भी डाउट्स या क्वेरीज आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। Until then, this is Kashish Thatani signing off.